हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल अरुणोदय क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आपको विगत में अवगत है, मैं अरुण कुमार आर्य चर्चा करता हूं हर रोज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। तो साथियों, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत कर रहे हैं आज यानी कि 9 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज अपनी सीरीज की। और प्रश्न श्रृंखला शुरू होने से पहले आपका और हमारा भारतीय तिरंगा आपकी स्क्रीन पर। साथियों, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मंडोज तूफान। किस तूफान की बात कर रहे हैं साथियों? मंडोज तूफान की बात कर रहे हैं। मंडोज तूफान कहां देखने को मिला? तो साथियों, आपका ऑप्शन ए है अरब सागर, आपका ऑप्शन बी है हिंद महासागर, आपका ऑप्शन सी है बंगाल की खाड़ी, या आपका ऑप्शन डी है खंबात की खाड़ी। तो साथियों, अभी हाल ही में जो मंडोज तूफान है, एक चक्रवाती तूफान है, मंडोज तूफान एक चक्रवाती तूफान है, वो कहां देखने को मिला? वो देखने को मिला बंगाल की खाड़ी में। तो आपका ऑप्शन सी सही हो गया। कृपा कहां रुकी थी? बंगाल की खाड़ी पर। कृपा कहां रुकी थी? बंगाल की खाड़ी पर। जानेंगे थोड़ा सा किसके विषय में? इस तूफान के विषय में। कौन सा तूफान? मंडोज तूफान। मंडोज तूफान। तो साथियों, सबसे पहले ये जान लीजिए, ये आया कहां है? ये जो देखने को मिला, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। ये देखने को मिला इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में है बे ऑफ बंगाल। क्या है इस क्षेत्र में? बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। तो ये जो तूफान है, ये बंगाल की खाड़ी में देखने को मिला है। कहां देखने को मिला है साथियों? बंगाल की खाड़ी में देखने को मिला है। अच्छा, ये तूफान जो है पूर्व में भी आ चुका है, ठीक है। अभी हाल ही में जो इसका नाम रखा गया है, ये मंडोज, तो इसका नामकरण, अब चलिए मैं बात कर लेता हूं नामकरण की। पहले तो आप जान लीजिए ये क्या है। ये एक चक्रवाती तूफान है। क्या है साथियों? ये एक चक्रवाती तूफान है। क्या है? चक्रवाती तूफान। अब हम बात करेंगे इसके नामकरण की। ये आपको क्लियर हो गया कि कहां आया है? ये आया है बंगाल की खाड़ी में। कहां आया है? बंगाल की खाड़ी में। अब इसके नामकरण की बात करें हम, किसके नामकरण की? इसके मंडोज के नामकरण। तो साथियों, इसको नामकरण कौन देता है? इसको नामकरण देता है विश्व मौसम संगठन। कौन देता है? इसका नामकरण कौन करता है? विश्व मौसम संगठन। कौन सा? विश्व मौसम संगठन। साथियों, इससे पूर्व ये जो मंडोज तूफान है, इससे पूर्व भी आ चुका है ये, ठीक है। ये आया है यूएई में, ठीक है। अब जो मंडोज जो नाम दिया गया है, तो इसको नाम दिया है यूएई ने, विश्व मौसम संगठन। इसको नामकरण देता है विश्व मौसम संगठन। लेकिन जो मंडोज नाम दिया गया है, कौन सा नाम? मंडोज नाम दिया गया है, तो ये दिया गया है यूएई के द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा मंडोज इसका नामकरण किया गया। क्लियर हो गया? मंडोज क्या है? एक चक्रवाती तूफान है। क्या है? एक चक्रवाती तूफान है। वैसे अगर सामान्य चक्रवाती तूफानों के नामकरण की बात करें हम, तो सामान्य तौर पर कौन देता है? विश्व मौसम संगठन इसका नामकरण करता है। लेकिन मंडोज तूफान का जो नाम दिया गया है, वो कहां किसने दिया है? यूएई ने दिया है। ये कहां टकराया है? प्रायद्वीपीय भारत के बिल्कुल दक्षिणी पूर्वी जो ये कुछ राज्य हैं, तमिलनाडु, चेन्नई वगैरह है ना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वगैरह, तो ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट पर टकराया है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में ये देखने को मिला। ठीक है साथियों, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 5.4%, 5.4% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? किसको? रेपो रेट को। साथियों, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं रेपो रेट की। आपका ऑप्शन ए है 6.4%, आपका ऑप्शन बी है 5.6%, आपका ऑप्शन सी है 6.0%, या आपका ऑप्शन डी है 6.25%। तो साथियों, रिसेंटली मौद्रिक नीति समिति ने जो रेपो रेट होती है, उसको 5.4 से बढ़ाकर 6.25 कर दिया है। कितना कर दिया है साथियों? 6.25 कर दिया है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया साथियों? डी विकल्प एकदम सही हो गया है। क्या चर्चा हुई है इस विषय में? इस विषय में चर्चा हुई है रेपो रेट की। और रेपो रेट को किसने परिवर्तित किया है? तो वो परिवर्तित किया है आरबीआई के अंडर मौद्रिक नीति समिति ने। किसने? मौद्रिक नीति समिति ने। चलिए साथियों, अब हम मौद्रिक नीति, आरबीआई, रेपो रेट को थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। मौद्रिक नीति की बात करें हम, तो मौद्रिक नीति का साथियों जो गठन हुआ था, वो हुआ था 2016 में। कब हुआ था मौद्रिक नीति का गठन? 2016 में हुआ था। मौद्रिक नीति के गठन की बात कर ली। मौद्रिक नीति समिति में साथियों जब इसका गठन हुआ, तो उस समय पर 5 सदस्य थे,
ठीक है, कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान की, किसकी? वर्तमान सदस्यों की, तो साथियों मौद्रिक नीति में 6 सदस्य हैं। मौद्रिक नीति में कितने सदस्य हैं साथियों? 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य? 6 सदस्य। अब हम उन 6 सदस्यों के विषय में भी थोड़ा सा बात करेंगे साथियों। तो 6 सदस्यों में 3 सदस्य होते हैं आरबीआई के द्वारा। किसके साथियों द्वारा? आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर। और जो 3 सदस्य होते हैं वो भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने जाते हैं। 3 सदस्य ये मैं लिख देता हूं, 3 सदस्य होते हैं आरबीआई के गवर्नर और 3 सदस्य चुने जाते हैं भारत सरकार की तरफ से। किसकी तरफ से? भारत सरकार की तरफ से स्वतंत्र रूप से। भारत सरकार की तरफ से स्वतंत्र रूप से 3 सदस्य, तो 6 सदस्य हो गए। अगर मैं बात करूं मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है, किसकी बात करूं मैं? मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष की। तो साथियों सामान्य तौर पर मौद्रिक नीति समिति का जो अध्यक्ष होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है। कौन होता है साथियों? आरबीआई का गवर्नर। आरबीआई गवर्नर मौद्रिक नीति समिति का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। मौद्रिक नीति समिति का गठन क्यों किया गया साथियों? मुद्रास्फीति को बनाए रखने, मुद्रास्फीति को बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया। मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया। ये आप एक चीज और, मौद्रिक नीति समिति क्या करता है? मुद्रास्फीति को बनाए रखने के लिए रेपो रेट कम करना, रेपो रेट को बढ़ाना, यानी कि इन्फ्लेशन को एक स्थिरता में बनाए रखने के लिए किसका गठन किया गया? मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया। मौद्रिक नीति समिति के द्वारा जो रेपो रेट है वो प्रत्येक 2 महीने में चेंज की जाती है। वो प्रत्येक 2 महीने में चेंज की जाती है। अभी मैंने किस विषय में बात करी साथियों? मैंने बात की रेपो रेट के विषय में। किस विषय में? रेपो रेट के विषय में मैंने बात की। अब थोड़ा सा रेपो रेट को भी जान लेंगे। किसको जान लेंगे? रेपो रेट को जान लेंगे कि रेपो रेट क्या होता है। ठीक है, चलिए मैं एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, है ना। मैं एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। हम बात करें किसकी साथियों? रेपो रेट की। किसकी बात करें साथियों? रेपो रेट की, यानी कि रेपो दर। अब इसको बहुत अच्छे से जानिए आप। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो रेपो दर है, जो रेपो दर है वो किसके द्वारा? मौद्रिक नीति समिति के द्वारा जारी की जाती है ना। रेपो रेट किसके द्वारा जारी की जाती है? मौद्रिक नीति समिति के द्वारा जारी की जाती है। रेपो रेट क्या है? अगर मैं बात करूं इसकी रेपो रेट की क्या है, रेपो रेट क्या है, तो रेपो रेट सामान्यतः वह दर है जिस दर पर भारत का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है, ऋण प्रदान करता है। जिस रेट पर क्या है? जिस रेट पर, बिल्कुल जिस रेट पर, जिस रेट पर भारत का, जिस रेट पर आरबीआई, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, जिस रेट पर कौन? आरबीआई। जिस रेट पर कौन? आरबीआई। किसको? जितनी भी वाणिज्यिक बैंक हैं। जिस रेट पर आरबीआई किसको? वाणिज्यिक बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। वाणिज्यिक बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को क्या करता है? ऋण प्रदान करता है। क्या करता है साथियों? ऋण प्रदान करता है। जिस रेट पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को क्या देता है? ऋण प्रदान करता है, ऋण प्रदान करता है। तो वह दर क्या कहलाती है? रेपो रेट कहलाती है। वह रेट क्या कहलाती है? रेपो रेट कहलाती है। जिस दर पर आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है, तो वह दर क्या कहलाती है साथियों? रेपो दर कहलाती है ना। वह दर, जो दर है, जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं रेपो रेट। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं साथियों। अगर मैं बात करूं किसकी? आरबीआई की। किसकी बात करूं मैं? आरबीआई की। तो अब हम चलिए थोड़ा सा आरबीआई के विषय पर चर्चा कर लेते हैं। किसके विषय पर चर्चा कर लेते हैं? आरबीआई। आरबीआई क्या है? भारत का सेंट्रल बैंक है। अब भारत का क्या है? सेंट्रल बैंक है। ठीक है, भारत का सेंट्रल बैंक है, यानी कि भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक है क्या? आरबीआई। इसका गठन कब हुआ था? तो साथियों 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ था। गठन की अगर हम बात करें, किसकी? गठन की। मैं थोड़ा सा पेन की निब को थोड़ा सा पतला कर लेता हूं। ठीक है साथियों, तो गठन हुआ था इसका 1 अप्रैल 1935 को। किसके गठन की चर्चा हो रही है साथियों? ये गठन की चर्चा हो रही है आरबीआई के। 1 अप्रैल 1935 को गठन हुआ था। अगर मैं बात करूं इसके
किसकी राष्ट्रीयकरण की, कभी कभी पूछ लेता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो साथियों राष्ट्रीयकरण आरबीआई को जो नेशनलाइज्ड किया गया वो किया गया 1949 में। कब किया गया नेशनलाइज आरबीआई को? 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया, राष्ट्रीयकृत कब किया गया? तो साथियों 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज्ड किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। अगर मैं साथियों बात करूं आरबीआई के मुख्यालय की, किसकी बात करूं साथियों मैं? आरबीआई के हेडक्वार्टर की। तो साथियों जब आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी तो साथियों इसका मुख्यालय था कोलकाता। क्या था? कोलकाता। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां कोलकाता। जब आरबीआई की स्थापना की गई तो स्थापना के वक्त आरबीआई का जो मुख्यालय था वो था कोलकाता, लेकिन उसके 2 वर्ष पश्चात, किसके 2 वर्ष पश्चात? आरबीआई के गठन के 2 वर्ष पश्चात इसका मुख्यालय कहां कर दिया? मुंबई। तो साथियों जो वर्तमान में मुख्यालय है वो कहां है? मुंबई में है। वर्तमान में जो आरबीआई का मुख्यालय है वो कहां है? मुंबई में है। इसको कब बनाया गया? तो साथियों इसको बनाया गया 1937 में। अगर बात करूं मैं आरबीआई के गवर्नर की, किसकी बात करूं साथियों मैं? आरबीआई के गवर्नर की। तो साथियों आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो हैं शशिकांत दास। कौन है साथियों आरबीआई के गवर्नर? देखो आपको मैंने एक प्रश्न कराया और उस प्रश्न के विषय में पूरी इकोनॉमी की आरबीआई आपको मैंने कंप्लीट करा दी, जो स्टैट की जीके। अब आप क्वेश्चन की महत्ता को समझिए, अब आप वीडियो की महत्ता को समझिए, आप इस सेशन की महत्ता को समझिए। साथियों इस वीडियो, इस सेशन, इस अरुणोदय क्लासेस यूट्यूब चैनल पर विश्वास कीजिए, बने रहिए, जुड़े रहिए इसके साथ। आपको जितने भी प्रश्न हैं करंट अफेयर के तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपको स्टैटिक जीके भी कवर होता रहेगा। साथियों इसके लिए भी साथियों बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, तो उस मेहनत का परिणाम मेरा आप वीडियो को लगातार देखते रहने के उपलक्ष्य में दीजिए, है ना। किसके रूप में दीजिए? आप वीडियो को लगातार देखिए, वीडियो को मिस मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कहीं कुछ रह रहा है या छूट रहा है तो। मैं बात कर रहा था आरबीआई के गवर्नर की। तो साथियों आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन है? शशिकांत दास। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। ठीक है साथियों, तो ये पूरा आरबीआई मैंने क्लियर करा दिया और इधर मैंने रेपो रेट क्लियर करा दिया। ठीक है साथियों, और हम किस पर चर्चा करी थी? मौद्रिक नीति समिति पर चर्चा करी थी। तो साथियों मौद्रिक नीति समिति भी मैंने आपको क्लियर करा दी। अगर मैं बात करूं किसकी? रेपो रेट की, तो साथियों ये रेपो रेट जो है प्रत्येक 2 माह में जारी होती है, प्रत्येक 2 माह में जारी होती है। रेपो रेट प्रत्येक 2 माह में जारी होती है, प्रत्येक 2 माह में जारी। ठीक है साथियों, आपको क्लियर हो गया सब कुछ। अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया जहां तक मैं समझता हूं। ठीक है साथियों, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? किसकी बात कर रहे हैं साथियों हम? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की हम बात कर रहे हैं। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो मनाया गया है, आपका ऑप्शन 1 दिसंबर, बी ऑप्शन 5 दिसंबर, सी ऑप्शन 8 दिसंबर या डी ऑप्शन 9 दिसंबर। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है 9 दिसंबर को। कब मनाया गया है? 9 दिसंबर को। कृपा कहां रुकी थी? 9 दिसंबर पर कृपा रुकी थी भ्रष्टाचार को कम करने के लिए। स्टॉप करप्शन, स्टॉप करप्शन, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। स्टॉप करप्शन, भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य से प्रत्येक 9 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम साथियों? तो हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। कब मनाते हैं हम? 9 दिसंबर को मनाते हैं साथियों। कब? 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नेवी तथा यूएस नेवी सील, साथियों इस चीज को नोटिस कीजिए, है ना, ये इंडियन नेवी सील, जैसे हमारी भारतीय नेवी का नाम है इंडियन नेवी, तो वैसे ही जो यूएस की नेवी है वो अपने नाम के साथ कहलाती है यूएस नेवी सील, है ना। इन दोनों के मध्य एक आयोजित युद्ध अभ्यास, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है संगम। संगम का आयोजन किस राज्य में किया गया? किसकी बात कर रहे हैं साथियों हम? बात कर रहे हैं संगम की। संगम क्या है? इन दोनों देशों के मध्य एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है नेवी की। तो उसका आयोजन कहां किया गया? आपका ऑप्शन ए राजस्थान, आपका ऑप्शन बी पंजाब, आपका ऑप्शन सी है गोवा या आपका ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो साथियों रिसेंटली संगम का आयोजन जो किया गया है वो किया गया है गोवा में।
कहाँ किया गया साथियों? गोवा में किया गया है। आपका ऑप्शन सी सही हो गया। कृपा कहाँ रुकी थी? गोवा में कृपा रुकी थी। कहाँ रुकी थी कृपा? गोवा में रुकी थी। तो चले जाइए गोवा, मौज मस्ती करने, नहाइए, बीच पर जाइए। किसकी बात कर रहा हूं साथियों? मैं एक्सरसाइज संगम की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं साथियों? मैं एक्सरसाइज संगम की बात कर रहा हूं। क्या है संगम? बताइए। ये दो देशों के मध्य होने वाली एक नेवी की एक्सरसाइज है। दो देशों के मध्य, किस किस के? इंडियन नेवी, किस के? इंडियन नेवी और यूएस नेवी वर्सेस यूएस नेवी वर्सेस यूएस नेवी सील, यूएस नेवी सील के मध्य होने वाली एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है। इंडियन नेवी और किसके? यूएस नेवी सील के मध्य होने वाली एक क्या है? ज्वाइंट एक्सरसाइज है, जिसका आयोजन कहां किया गया? गोवा में किया जा रहा है। आयोजन कहां किया जा रहा है साथियों? इसका गोवा में आयोजन किया जा रहा है। किसका? संगम एक्सरसाइज का। किसकी बात कर रहा हूं साथियों? मैं कर रहा हूं संगम की। तो इसका जो आयोजन किया गया वो किया जा रहा है गोवा में। ठीक है साथियों, गोवा में। अभी अंतरराष्ट्रीय लूसाफोन दिवस मनाया गया। किसकी बात कर रहा हूं साथियों? मैं अंतरराष्ट्रीय लूसाफोन दिवस की बात कर रहा हूं। तो साथियों अंतरराष्ट्रीय लूसाफोन दिवस भी कहां मनाया गया? ये मनाया गया आपका गोवा में मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय लूसाफोन दिवस यहीं पर छोटा सा लिख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय लूसाफोन दिवस। अंतरराष्ट्रीय लूसाफोन दिवस कहां मनाया गया? गोवा में मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय लूसाफोन दिवस कहां मनाया गया साथियों? गोवा में मनाया गया। आपको पता होगा गोवा क्या है? सबसे छोटा समुद्री तटीय राज्य है। अंतरराष्ट्रीय लूसाफोन दिवस। लूसाफोन अपने आप को क्या मानते हैं? अपने आप को पुर्तगाली के रूप में देखते हैं, अपने आप को पुर्तगाली मानते हैं। तो उस अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति को संजोए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय लूसाफोन दिवस, ये लोग क्या मनाते हैं? लूसाफोन दिवस मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय लूसाफोन दिवस कहाँ मनाया गया साथियों? ये मनाया गया गोवा में। और गोवा की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो क्या है साथियों? पणजी। और गोवा के सीएम की बात करूं तो गोवा के सीएम कौन है साथियों? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत गोवा के क्या है? सीएम है, प्रमोद सावंत। ठीक है साथियों। अगर मैं बात करूं इस और अन्य एक्सरसाइज की, कौन सी अन्य एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं साथियों, तो ये है मिलिट्री एक्सरसाइज है अग्निवरियर। कौन सी है? अग्निवरियर। इधर देखिए, है ना, ये लिख रहा है अग्निवरियर। तो अग्निवरियर एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। किस किस के मध्य? इंडिया एंड सिंगापुर आर्म्ड फोर्स, भारत और सिंगापुर की आर्मी के मध्य है। ये देखिए, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं साथियों अभी किसकी? अग्निवरियर की। किसकी? अग्निवरियर की। अग्निवरियर क्या है? एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। किसके मध्य आयोजित हुआ है? ये हुआ है भारत और सिंगापुर की आर्मी के मध्य। इसका आयोजन किस राज्य में किया गया? किस जगह पर किया गया? तो साथियों कौन सा प्लेस है? वो प्लेस है महाराष्ट्र। तो साथियों जो ज्वाइंट एक्सरसाइज है अग्निवरियर, उसका आयोजन किया गया महाराष्ट्र में। क्लियर हुआ साथियों? चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? टाइम मैगजीन अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका है जो हर माह जारी की जाती है। जो उसके कवर पेज है, उसके कवर पेज पर किसको लिया गया है? तो साथियों आपका आंसर, अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया है ना, ये मिस प्रिंट हो गया है, कोई नहीं, इसको हम रफ कर देते हैं ना। चलिए इन सारे क्वेश्चनों को आप सारे उसको छोड़ दीजिए, ये सारे के सारे गलत हैं ऑप्शन, वो थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है, कोई बात नहीं। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं साथियों? मैं टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर की बात कर रहा हूं। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। और व्लादिमीर जेलेंस्की कहाँ के? व्लादिमीर जेलेंस्की कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? तो साथियों ये प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के। कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? यूक्रेन के प्रेसिडेंट है कौन? व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है साथियों, तो इनको क्या चुना गया है? इनको चुना गया है टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक है साथियों, पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर किसके द्वारा? टाइम मैगजीन के द्वारा। तो ये आप देख रहे हैं टाइम पत्रिका है, टाइम पत्रिका के कवर पेज पर टाइम मैगजीन, टाइम पत्रिका, तो टाइम पत्रिका के कवर पेज पर कौन है?
टाइम पत्रिका के कवर पेज पर हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की कौन है? ये है राष्ट्रपति। अगर यहाँ देख लीजिए आप, ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? यूक्रेन के राष्ट्रपति। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं कौन? व्लादिमीर जेलेंस्की। टाइम पत्रिका ने इन्हें अपने कवर पेज पर रखा है। ठीक है साथियों, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? किसकी बात कर रहा हूं साथियों? मैं 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की बात कर रहा हूं। तो इसका आयोजन कहां पर किया गया? आपका ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, आपका ऑप्शन बी है नीदरलैंड, आपका ऑप्शन सी है जापान, आपका ऑप्शन डी है फिजी। तो साथियों रिसेंटली अच्छा ये है किया जाएगा, तो साथियों इसका आयोजन किया जाएगा फरवरी 23 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन। तो इसका आंसर सही हो गया डी, यानी कि फिजी। फिजी में आयोजन किया जाएगा किसका? 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो साथियों वो किया जाएगा फिजी में। ठीक है, थोड़ा सा जानेंगे फिजी के विषय में। किसके विषय में जानेंगे? थोड़ा सा फिजी के विषय में जानेंगे। फिजी, फिजी की कैपिटल क्या है? ये बात कर रहे हैं 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की। तो साथियों इसका आयोजन किया जाएगा फिजी में। आप देख सकते हैं फिजी में मैप, जो फिजी का मैप है इसमें आप फिजी को देख सकते हैं। साथियों ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये कोरल सागर है और ये है छोटा सा द्वीप है, एक छोटा सा द्वीप है किसका? ये प्रशांत महासागर का। प्रशांत महासागर का एक छोटा सा द्वीप है, कौन सा? फिजी। ठीक है साथियों, अगर मैं बात करूं फिजी की कैपिटल की, किसकी बात करूं? देखिए ये किया जाएगा फिजी 2023 में। फिजी की कैपिटल की बात करूं मैं तो फिजी की कैपिटल है साथियों सुवा। फिजी की कैपिटल क्या है साथियों? फिजी की कैपिटल है सुवा। और फिजी की जो करेंसी है, तो फिजी की करेंसी फिजियन डॉलर। फिजी की कैपिटल है सुवा, सुवा। ठीक है, चलिए, और फिजी की जो करेंसी है वो कौन सी है? फिजियन डॉलर, फिजियन डॉलर। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के एकदम पश्चिम में, ऑस्ट्रेलिया के एकदम इधर को पश्चिम में कौन सा द्वीप है? ये है फिजी द्वीप। ठीक है, कौन सा द्वीप है? फिजी द्वीप। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? सुआ। यहां पर किया जाएगा विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का क्या आयोजन। ठीक है साथियों, चलिए हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओएनजीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ओएनजीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों ओएनजीसी एक पेट्रोलियम उत्पादक की सबसे बड़ी कंपनी है ना, पेट्रोलियम उत्पाद की भारत की सबसे बड़ी कंपनी है ओएनजीसी। ठीक है साथियों, तो इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आपका ऑप्शन ए है निकेश्वर दत्त, आपका ऑप्शन बी है रवि कपूर, आपका ऑप्शन 3 सी है आरएस शर्मा, या आपका ऑप्शन डी है अरुण कुमार सिंह। तो साथियों ओएनजीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अरुण कुमार सिंह को, अरुण कुमार सिंह को। आपका ऑप्शन डी सही हो गया, ये है अरुण कुमार सिंह। ये है ओएनजीसी पेट्रोलियम कंपनी, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम उत्पादन कंपनी है। कौन सी? ओएनजीसी। कौन सी? पेट्रोलियम से रिलेटेड कंपनी है, कौन सी? ओएनजीसी। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी करेगा? किसकी बात हो रही साथियों? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं ILO की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, आपका ऑप्शन है बी ऑस्ट्रेलिया, आपका ऑप्शन सी है जापान, आपका ऑप्शन डी है सिंगापुर। तो साथियों अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक की जो मेजबानी करेगा वो देश करेगा सिंगापुर। साथियों कौन सा देश करेगा इसको? सिंगापुर आयोजित करेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेंगे किसकी? इसकी ILO की। किसकी बात करेंगे साथियों? ILO, ILO, ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल, मैंने शॉर्ट में लिखा है INT क्या हो गया? इंटरनेशनल लेबर, ऑर्गा का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। किसकी बात कर रहा हूं साथियों? मैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात कर रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका जो गठन किया गया था, तो साथियों इसका गठन किया गया था वर्साई की संधि के माध्यम से 1916 में। कब किया गया था साथियों? 1916 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, सॉरी 1919 में इसका गठन किया गया था। ठीक है साथियों, अप्रैल 1919 में
इसका गठन किया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। अगर मैं बात करूं 1919 की, तो 19 को ही क्या मनाया जाता है। जो साथियों अगर बात करें हम आधुनिक इतिहास की, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है साथियों, तो अप्रैल 1919 में ही क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय लेबर संगठन जो है उसका गठन भी कब किया गया था साथियों? तो इसका गठन भी कब किया गया था? 1919 में। अगर मैं बात करूं इसके मुख्यालय की, किसकी बात करूं इसके मुख्यालय की, तो साथियों इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। ये इसका मुख्यालय कहाँ साथियों? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है साथियों, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका गठन क्यों किया गया? इसका गठन किया गया वैश्विक शांति और एक स्थायी शांति को बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन किया गया। ठीक है साथियों, तो चलिए इसकी जो 17वीं एशिया पैसिफिक रीजनल कमिटी समिट जो होगी वो कहाँ होगी? वो होगी साथियों सिंगापुर में। मैंने आपको इसमें ऑप्शन में ही बता दिया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्र बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा साथियों? सिंगापुर में। इधर मैंने ILO के विषय में आपको बता दिया। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द ईयर का वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? आपके शब्द हैं ए मूनलाइट, आपका ऑप्शन बी है गैस लाइटिंग, आपका ऑप्शन सी है गोबलिन मोड, या आपका ऑप्शन डी है मेटावर्स। तो साथियों रिसेंटली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप जानते होंगे, जो आप मैक्सिमम भारत में भी जो ज़्यादातर शब्दकोश का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट, तो वो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश का प्रयोग करते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पर वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द, सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले शब्द को ऑक्सफोर्ड क्या करता है? उसको अपना वर्ड ऑफ द ईयर डिनोट कर देता है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो साथियों उसका सही आंसर है गोबलिन मोड। कौन सा मोड? गोबलिन मोड। इस एक ऐसा मोड होता है कि ऐसी दुर्दशा होती है जिसमें व्यक्ति मैला कुचला गंदा बंदा कैसा भी है वो नीरस मान लेता, वो नीरस हो जाता है, उससे कोई मतलब नहीं रहता कि वो अपने आप को एक्सेप्टेबल कर लेता, स्वीकार कर लेता है, जैसा भी हूं मैं सही हूं। ये एक ऐसा मोड है। अगर इस गोबलिन मोड शब्द की हिंदी की बात करें हम, है ना, तो मैंने बता दिया मैला कुचला आदमी एकदम नीरस हो जाता है, कुछ भी कर दे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो गोबलिन मोड चुना है शब्द। ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है साथियों? वो चुना गया है गोबलिन मोड को। ये रहा गोबलिन मोड। ठीक है साथियों, ये चुना गया है। चलिए मैं थोड़ा सा एक फूल पत्ती टाइप का बना देता हूं। ठीक है, वो चुना गया है साथियों इसको, किसको? गोबलिन मोड को। इधर लिखा है। अगर मैं बात करूं साथियों, ये मरियम वेबस्टर है, अमेरिका का सबसे पुराना शब्दकोश। अमेरिका की सबसे प्राचीन डिक्शनरी कौन सी है? मरियम वेबस्टर। तो मरियम वेबस्टर ने गैस लाइटिंग को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हो गई। अब इधर लिख देता हूं मैं मरियम, MERIUM, या फिर MER कर लो, MERRUM, मरियम वेबस्टर। मरियम वेबस्टर, मरियम वेबस्टर क्या है? मरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर, मरियम वेबस्टर अमेरिका की सबसे प्राचीन डिक्शनरी है। वर्ड ऑफ द ईयर किसकी बात कर रहा हूं साथियों? वर्ड ऑफ द ईयर। तो अमेरिका की सबसे प्राचीन डिक्शनरी मरियम वेबस्टर के द्वारा किसको? गैस लाइटिंग को। किसको साथियों? गैस लाइटिंग को चुना गया है क्या? वर्ड ऑफ द ईयर। मैंने दोनों शब्द लिखवा दिए। ये दोनों ही शब्दकोश, ये दोनों ही डिक्शनरी अमेरिका की सुप्रसिद्ध डिक्शनरियां हैं। तो अमेरिका की प्राचीन डिक्शनरी मरियम वेबस्टर ने चुना है वर्ड ऑफ द ईयर गैस लाइटिंग को, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने चुना है वर्ड ऑफ द ईयर गोबलिन मोड को। दोनों ही आप नोट डाउन कर लीजिए। इसकी PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, है ना। चलिए साथियों, अगर हम बात करेंगे अब 10वें प्रश्न की, और हमारा अंतिम प्रश्न, हाल ही में विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहां पर लगाया गया? मैं बात कर रहा हूं रियल टाइम गोल्ड ATM की। तो साथियों आपका ऑप्शन ए है राजस्थान, आपका ऑप्शन बी है हैदराबाद, आपका ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, या आपका ऑप्शन डी है चेन्नई। तो साथियों अभी हाल ही में एक
सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस एक कंपनी है जो गोल्ड का लेन देन करती है, उसका नाम है गोल्ड सिक्का। तो साथियों उस गोल्ड सिक्का कंपनी ने विश्व का पहला और भारत में भी पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम जो लगाया है साथियों, वो लगाया है हैदराबाद में। इसका ऑप्शन बी सही हो गया, ऑप्शन इसका बी सही हो गया है। कहाँ लगाया साथियों? हैदराबाद में। विश्व का सबसे पहला, विश्व का सबसे पहला, विश्व का पहला क्या? रियल टाइम गोल्ड एटीएम। क्या साथियों? रियल टाइम गोल्ड एटीएम, रियल टाइम गोल्ड एटीएम। किसी भी समय आप इस एटीएम से जाकर गोल्ड के सिक्के निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो साथियों? गोल्ड के सिक्के निकाल सकते हो। इसकी विशेषता की बात करें हम तो साथियों ये कहाँ लगाया गया है? ये लगाया गया है हैदराबाद में। ये कहाँ लगाया है साथियों? हैदराबाद में लगाया गया है, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद किसकी कैपिटल है? तेलंगाना की कैपिटल। हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। कहाँ लगाया गया? हैदराबाद में। यहाँ से आप 0.5 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक के सोने के सिक्के निकाल सकते हो। 100 ग्राम तक के सोने के सिक्के आप निकाल सकते हो। गोल्ड एटीएम का मतलब ये है कि आप यहाँ से सोने के सिक्के निकाल सकते हो। ठीक है साथियों, सोना खरीदने बेचने वाली एक प्रसिद्ध कंपनी है गोल्ड सिक्का। किसकी बात कर रहा हूँ साथियों? मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ। अगर प्रश्न आ जाए कंपनी कौन सी है कि हाल ही में विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम हैदराबाद में लगाया गया और वो किस कंपनी का है, तो साथियों वो कंपनी है गोल्ड सिक्का। कंपनी कौन सी कंपनी है साथियों? गोल्ड सिक्का कंपनी है। आज की प्रश्न श्रृंखला यहीं समाप्त होती है साथियों। 10 प्रश्न हमके कंप्लीट हो गए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कौन सा पार्ट अच्छा लगा, क्या मुझे इसमें सुधार करना चाहिए। इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। सादर धन्यवाद।